DoctorSaktiHindi.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज कोरोना को लेकर एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है। देश भर में काफी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं और उसके साथ साथ काफी लोगों की मौत भी हो रही है। एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो डॉक्टर ये माने जाते हैं कि वो कोरोना का इलाज करें, वो इससे क्यों संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मौत क्यों हो रही है। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और अगर हम उन आंकड़ों को देखें तो ये लगता है कि ये संख्या काफी डरावना है। मेरे पास जो भी आंकड़ा है वो केवल प्राइवेट अस्पतालों में जो डॉक्टर काम करते हैं उनका है। अब बताते हैं कि 99 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। करीब 1302 डॉक्टर और हेल्थ वर्कर जो है वो कोरोना से पीड़ित। आखिरकार डॉक्टर्स की मौत क्यों हो रही है? अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात में जो है 8% बताया मोर्टेलिटी रेट, बहुत बड़ी संख्या है। कुल टोटल जो कोरोना से मौत की संख्या है वो 3% और उससे भी कम है, जबकि 8% जो है वो डॉक्टर की मौत बताई जा रही है। उसी तरह से अगर हम कुल मौत को देखें तो उसमें 20% जो है अकेले महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये संख्या काफी काफी और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुधीर त्यागी को। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी। ये जो डॉक्टर त्यागी न्यूरो सर्जन है और अपोलो अस्पताल में यहाँ काम करते हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और जो डॉक्टरों का कंसर्न है उससे काफी करीब से संबंध रखते हैं और इसलिए हमने उनसे बातचीत करने का फैसला किया है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि डॉक्टर्स जो हैं इतनी बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उनकी डेथ भी हो रही है? देखिए, इसका कारण बड़ा सीधा सीधा है कि जो भी जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो नर्सिस हैं और चाहे हमारे जो और हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी फ्रंट में हैं। तो जो भी एक्सपोजर जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो स्वास्थ्य कर्मियों का हो रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिस और बाकी हमारे लोग जो काम करते हैं हॉस्पिटल में। क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहा है, चाहे उसको सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं है, ये तो किसी को नहीं पता किसको कोरोना है जब तक कि उसका टेस्ट ना हो जाए। तो ये कहा जाता है कि सबको कोरोना पॉजिटिव मान के हमको ट्रीट करना है। उसी हिसाब से हमें सारी की सारी जो अपनी सुविधाएं हैं उनको इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, सैनिटाइज करना है। तो ये सब चीजें हम इस हिसाब से करते हैं कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं हम उनको एक तरह से पोटेंशियल कोरोना पॉजिटिव मान के चलें। तो जो भी पेशेंट है उसका एक्सपोजर डॉक्टर के साथ तो हो ही रहा है, यानी जो फ्रंट में आ रहा है वो तो डॉक्टर ही आ रहा है। तो जब उसके चांसेस इन्फेक्शन होने के काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन डॉक्टर साहब, ये शुरू से ही कहा जा रहा है कि अगर पीपीई किट जो है वो सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो जो डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, वो उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं कि पीपीई किट के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में इन्फेक्शन हो रहा है, ये एक चिंता वाली बात है। आखिर क्या कारण है? देखिए, इसके जो है मेन कारण जो है वो ये है कि पीपीई किट जो आप पहनते हैं तो कभी ना कभी उसको आप उतारेंगे भी जरूर। आप जो मास्क लगाने कभी ना कभी उसको हटाएंगे या एडजस्ट करेंगे। चश्मा लगाते हैं, आप शील्ड लगाते हैं, इन सब चीजों को ऐसे ही तो आके लग नहीं जाती हैं। आपको हाथ से ही लगाना है, हाथ से ही उतारना है। कितना भी आप सैनिटाइज करें, देयर इज सम गैप, सम लैप्स इन यूजिंग दीज थिंग्स। आप कभी ना कभी इनको यूज करेंगे, हटाएंगे, फिर दूसरा यूज करेंगे। Even fraction of seconds are enough to get infected. डॉक्टर साहब, सिर्फ यही कारण है या फिर एक मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है डॉक्टर अविनाश भोंडा, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पीपीई किट को लेकर के सरकारों की एक उपेक्षापूर्ण रवैया है वो भी इसका कारण है। वो ये कह रहे हैं कि इसका जो टेक्सटाइल है, उसका तो फैब्रिक है, उसकी तो जांच की जाती है, लेकिन पीपीई किट की क्वालिटी क्या है उसकी जांच नहीं की जाती। और इसलिए एक तो पीपीई किट की मनमानी कीमत, कोई उसका रैशनल नहीं है, वो कीमत वसूला जा रहा है और सही क्वालिटी का पीपीई किट जो होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो रहा है और डॉक्टरों में इन्फेक्शन बढ़ने का या हेल्थ कर्मियों में इन्फेक्शन बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है।
हर जगह एक जैसा पीपीई किट नहीं है। जो भी हमारे जैसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे वो लोग ध्यान रखते हैं, जैसे आई एम वर्किंग इन अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे लोग स्टैंडर्ड का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो पीपीई किट डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जाए, इट शुड बी अप टू द मार्क। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में कहीं पे ये भी हो रहा हो कि ये ना मिल पा रहे हो अप टू द मार्क पीपीई किट डॉक्टर्स को, दैट मे बी ए रीजन कि डॉक्टर्स को इन्फेक्शन होता है। मेरे पास जो अभी महाराष्ट्र के कुछ फिगर और भी हैं, मैं आपके सामने उसको रखता हूँ कि जिसमें अब उन्होंने एक तो बताया है कि जो डॉक्टर्स की डेथ हुई है उसमें 20% यानी 99 में करीब 20 डॉक्टर जो अकेले महाराष्ट्र में उनकी डेथ हुई है। 50 से ज्यादा उम्र के में 30 से 50 भी 19% है जिनको हम सेफ एज मानते हैं कोरोना के मामले में, कि इस एज में अगर कोमोर्बिड नहीं है तो शायद उनको कोई और समस्या नहीं हो सकती, लेकिन ये हो रहा है। देखिए, जो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं कोरोना के बारे में शुरू से ही, और सारे सवालों के जवाब अभी तक भी किसी के पास नहीं है। तो ये चीज जो आप बात कर रहे हैं कि कोरोना, ये जो हमारा पीपीई किट है इसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, डेफिनेट इज इम्पोर्टेंट कि पीपीई किट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है इसमें डेफिनेटली बनते हैं। इस तरह से जो फिगर हमारे सामने है उसमें जो 1302 इन्फेक्टेड अभी तक बताए जा रहे हैं डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स, उसमें ये बता रहे हैं कि 586 यानी 586 जो है कंसल्टेंट हैं, 566 जो है रेजिडेंट्स हैं और 150 हाउस सर्जन्स हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इनिशियली मान लीजिए मार्च अप्रैल मई तक भी हम अगर मान लें कि कोरोना को लेकर बहुत सारी जानकारी नहीं थी या सब लोगों के पास तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जून जुलाई ऑनवर्ड्स, जून के बाद से मैं समझता हूं कि ये कैसे इन्फेक्ट करता है, कितना इन्फेक्ट करता है, वॉल्यूम क्या है, यहाँ तक कि वैकल्पिक ट्रीटमेंट क्या है, ये भी डॉक्टरों ने खोज लिया है। तब भी इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स का इन्फेक्टेड हो जाना जो है वो जो है सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कहीं कोई अभी एक बड़ी खामी जो है वो रह गई। हाँ, एक रूपता नहीं है कि एक ऑर्डर पास हो कि इसी क्वालिटी का आपके पास पीपीई जाएगा और इसी तरीके से आपको काम करना है, उनमें एक रूपता नहीं है अभी भी। जैसे कि गवर्नमेंट पास करती है ऑर्डर कि आपको 10 दिन क्वारंटाइन होना है और 5 दिन एक्स्ट्रा या 2 दिन और एक्स्ट्रा, 17 दिन के बाद काम पे जाना है या सोसाइटी में वापस जाना है, ऐसी एक रूपता पीपीई किट को लेके भी बननी चाहिए कि किस क्वालिटी का पीपीई किट जरूरी है हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर के लिए। मैं अब इसके दूसरे हिस्से पर आता हूँ डॉक्टर साहब। एक कई तरह के रिसर्च जो है वो सामने आए हैं। एक रिसर्च किया था मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब करीब इस साल के अंत तक यानी दिसंबर जनवरी तक जो है 3.25 लाख पेशेंट रोज आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया कि ये सिर्फ आंकड़ेबाजी है। अब मेरे सामने एक और रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहम्पटन, ये ब्रिटेन के में है, और इसमें भी अभी तो ये ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका कहना है कि सेकेंड वेव इसका जो है दिसंबर जनवरी में आएगा, और अकेले यूके में वो कह रहे हैं कि करीब 24,500 से लेकर 2.5 लाख तक मौत ब्रिटेन में हो सकती है। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जाड़ों में यानी दिसंबर जनवरी में इसका सेकेंड वेव आएगा, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी खत्म हो रहा है तो ये खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा, उनका ये जो फिगर्स बता रहे हैं वो ये बता रहा है कि वो और भी गंभीर और सीरियस होगा, और ज्यादा मौतें हो सकती है, और ज्यादा नंबर में पेशेंट आ सकते हैं, भारत में भी आ सकते हैं। देखिए, इस दोनों पॉइंट में एक एक करके बात करते हैं कि पहले तो कि वेव आएगी ऐसा लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो नॉन कोविड फ्लू है वो भी उस मौसम में आते हैं, जो हमारे पहले से फ्लू है, H1N1 है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब भी उस मौसम में हमेशा से आते रहे हैं। तो कुल मिला के नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बहुत बढ़ जाएंगे, ये बात पक्की बात है। क्योंकि दूसरी बात ये कि कोविड क्या चला जाएगा 2 महीने में, 3 महीने में, ये भी अभी तक किसी को पता नहीं है। ये बात जरूर है कि जो इम्यूनिटी बन रही है, जिन लोगों को हो रहा है उनको इम्यूनिटी बन रही है, उसके बारे में ज्यादातर लोगों का कहना ये है साइंटिस्ट का कि 2-3 महीने के बाद ये इम्यूनिटी कम हो जाती है।
पूरी तरह खत्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है, दोबारा इन्फेक्शन होने का इसका भी चांस बढ़ जाएगा। तो उस बेसिस पे वो लोग कह रहे हैं कि दूसरी वेव कोरोना की आएगी, प्लस और भी जो हमारे नॉन कोविड फ्लू है, मैं अपने रेस्पिरेटरी फिजिशियन से बात कर रहा था कि वो भी नॉन कोविड फ्लू भी उस मौसम में आते हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ेगा। और जो ये ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी जिसकी हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि 3-4 चीजें उन्होंने बताई है, और मुझे लगता है कि भारत में भी रेलिवेंट है इस पर बात करना। एक तो वो कह रहे हैं कि टेस्ट के नंबर्स जो हैं वो बढ़ाए जाए। भारत में तो ये दिख रहा है कि नंबर तो कोई सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ रहा है। दिल्ली जैसे राज्य में भी कोई 20-1 हज़ार टेस्ट रोज हो पा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं कुछ और 20-22-25 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे यहाँ एक तो टेस्ट की बड़ी समस्या है। दूसरा जो है, मैं समझता हूँ कि पहले हम इस पर बात कर लें कि टेस्ट जो है, क्या उसकी भूमिका को भारत सही ढंग से स्वीकार कर पा रहा है? क्या हम टेस्ट का नंबर बढ़ा करके और उसको डिले कर सकते हैं प्रोसेस को? टेस्ट का नंबर बढ़ा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट्स है और इनको अच्छे से केयर किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिला के पहले से ही सबका केयर करना बहुत जरूरी है, स्पेशली एल्डरली लोगों, क्योंकि एल्डरली लोगों का ही समस्या सबसे ज्यादा है। जो 50 प्लस या 60 प्लस लोग हैं, उनको ज्यादा ध्यान से हम लोगों को देखने की जरूरत है। यंग पेशेंट्स बहुत कम है जिनमें की सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, ज्यादातर माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक कैरियर हैं वो लोग, वो हमारे एल्डरली लोग हैं। तो आई थिंक मुझको लगता है इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और टेस्ट तो डेफिनेटली बढ़ाई, पहले से काफी बढ़ गए हैं, देखो इसमें कोई शक नहीं है। पहले से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन और भी आगे बढ़ाने का जरूरत है इसको। एक एक उनका ये भी सुझाव है कि जो फ्लू का वैक्सीन है, वो जो एल्डरली हैं और जो ज्यादा खतरे में हैं, उन लोगों को पहले से ही लगा कर रखना चाहिए, सो दैट कि कम से कम कॉमन फ्लू से वो प्रोटेक्टेड। और ये भी समझना चाहिए कि कॉमन फ्लू और कोरोना के बीच में जो फर्क है वो कैसे किया जाए। नहीं, कॉमन फ्लू और बाकी कोरोना के बीच में फर्क इनिशियल सिम्टम्स में करना बहुत मुश्किल है, तो सभी का टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे स्वाइन फ्लू का टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा, डेंगू का करना पड़ेगा। जब डेंगू का जब पीक आता है, जब आता है सीजन आता है, तो डेंगू का टेस्ट आपको साथ में करना पड़ेगा कोविड के साथ साथ ही, तभी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते। इनिशियल सिम्टम्स में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं अब ट्रीटमेंट पार्ट पर आ रहा हूँ। 2-3 तरह से इसका ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ किया जा रहा है। भारत में जैसे प्लाज्मा बैंक शुरू हुए हैं, प्लाज्मा ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। स्टेरॉइड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ब्रिटेन में और कई जगहों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, भारत में शायद उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो भी भारत में कुछ वीक दिखाई दे रहा है। यानी जिस तरह से कि चीजों को टेकअप किया जाना चाहिए, क्या वो पर्याप्त है या हम दुनिया से पीछे हैं? देखिए, स्थिति कुछ ऐसी है कि लड़ाई चल रही है, और जो हथियार हाथ में समझ में आ रहा है कि ये काम कर सकता है, उस हथियार को इस्तेमाल किया जा रहा है। बंदूक है तो बंदूक को, रिवॉल्वर है तो रिवॉल्वर को, और आपके पास अगर तलवार है तो तलवार को। लेकिन यहाँ पे सिस्टम एक ये है कि एफडी अप्रूवल और गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। एक पर्टिकुलर हमारी एजेंसी है आईसीएमआर, उनका भी अप्रूवल जरूरी है कि कौन सी दवाइयां हम यूज कर सकते हैं। अब आइवरमेक्टिन आई, उसका एविडेंस था, आइवरमेक्टिन हमारे यहाँ यूज होनी शुरू हो गई। उसके बाद फेबीफ्लू आई, उसका भी हमें क्लियरेंस मिल गया गवर्नमेंट से, अब फेबीफ्लू भी यूज हो रही है। एचसीक्यू जो यूज हो रही थी वो बहुत एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं थी, लेकिन अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, और पहले भी यूज कर रहे थे एज ए प्रोफाइलेक्सिस। लेकिन हमारे पास उसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन जिनका एविडेंस है वो आज की तारीख में हमें अवेलेबल है और हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब, अगर ये जो बाहर के विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, अगर इतना बड़ा कोई वेव आ जाए, मान लीजिए कोई 2-3 लाख पेशेंट रोज आने लगे, भारत में अभी भी 20-25 हज़ार पेशेंट रोज की बात, 30 हज़ार अभी हमने क्रॉस किया है, 32 हज़ार कोई कल से क्रॉस किया है, और ये अगर मान लीजिए 4-5 गुना हो जाता है, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है क्या उसको टेकअप करने के लिए तैयार है? मैंने इसमें 2-3 चीजें हैं, केवल हॉस्पिटल और बेड की बात नहीं है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बात है, हेल्थ वर्कर्स की बात है। तो क्या हम उसके लिए इस वक्त तैयार दिखाई दे रहे हैं? जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज में लगती है कि जो पेशेंट होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं या ओपीडी बेस पे ठीक हो सकते हैं, वो एक लार्ज नंबर है। सीवियर सिम्टम्स के साथ कोई पेशेंट आ गया,
डिफिकल्ट केसेस जो है, तो उन पेशेंट के लिए प्रॉब्लम आने का चांस हो सकता है, क्योंकि आईसीयू बेड विद द सेम फैसिलिटी सब जगह डेवलप करना इतना आसान काम नहीं है एक डेवलपिंग कंट्री में। हम लोग कर रहे हैं, वेंटिलेटर की नंबर भी बढ़े हैं और हर हॉस्पिटल में कुछ आईसीयू बेड एक्स्ट्रा भी क्रिएट होने शुरू हो गए हैं, लेकिन जब वेव आती है उस टाइम के लिए तैयार करना अपने आप को अभी एक बड़ा काम है हमारे लिए। तो ये जो जैसा आपने बताया कि घर में हो सकते हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो कि अब तक जो है कोई इलाज के लिए छूट ही नहीं दे रहे हैं, वो सबको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मजबूर। दिल्ली में तो खैर कर दिया उन्होंने, और वो दावा भी करते हैं कि ज्यादा लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं या ओपीडी के थ्रू ही ठीक हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई घर में रहता है तो भी वो ओपीडी का इस्तेमाल तो करेगा ही, यानी डॉक्टर तो होते ही है, घर पर ही सजेस्ट करते हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट करने की स्थिति नहीं आती, लेकिन ज्यादातर राज्य, बहुत सारे राज्य जो हम देखेंगे तो वो घर पे अभी भी छूट नहीं दे रहे हैं, जबकि पेशेंट्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। मुझको लगता है दिल्ली का जो मॉडल है वो काफी अच्छा है, बाकी लोगों को फॉलो करना चाहिए। ये सच है, ये फैक्ट है कि ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स वाले हैं, इवन एल्डरली, वो भी ठीक हो रहे हैं और उनको डॉक्टर्स के वो टच में रहते हैं, डायरेक्ट उनको वहां से उनसे बात कर सकते हैं। और जो पेशेंट जिनको की एडमिशन की जरूरत है हॉस्पिटल में, वो पहले के मुकाबले काफी कम हो गए। जैसे जैसे अवेयरनेस आई है पब्लिक में भी, तो नंबर ऑफ एडमिशन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मेरी बात हो रही थी कुछ डॉक्टर से, तो उनका कहना है कि स्टेरॉइड अगर इस्तेमाल किया जाए तो आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ उसका उपयोग में जो है कुछ काफी संकोच दिखाई दे रहा है। कोई इसका कोई वैलिड रीजन है या बस यूं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे रेस्पिरेटरी फिजिशियंस हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं इसमें कि कब स्टेरॉइड को इस्तेमाल करना है। सबको ऐसे ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, किसी को जरूरत है, किसी को जरूरत नहीं है। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेशेंट है जिनको लगता है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रही हैं ज्यादा, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, तो उनमें स्टेरॉइड डेफिनेटली काम कर रहे हैं। तो उनको, उन्हीं पेशेंट्स को वो लोग स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ऐसे एवरी पेशेंट इज नॉट सपोज्ड टू बी गिवन स्टेरॉइड्स। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। समय कम है, इसलिए हमको ये प्रोग्राम यहीं खत्म करना पड़ेगा। और दोस्तों, satyhindi.com के साथ आप जुड़े रहें। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो आप हमारी सदस्यता अभियान में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो के बाद एक बटन आपको मिलेगा, उस पर अगर आप दबाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप हमारी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, उस अभियान में शामिल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।